इन नगारा पे डांस अच्छा करते हैं, विकास की काम नहीं करते हैं। वो कुछ कराए तो नहीं। 2 वर्षों में आप भी हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक उनका विकास कार्य गिना दीजिए। ये क्या करा पा रहे हैं? ये तो केवल ढोल नगारा पर डांस करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है भैया। इसके बाद जब मुन्ना शुक्ला जी आए, विजय कुमार शुक्ला जी, उन्होंने भी नहीं करा पाए, क्योंकि ढोल नगारे के अलावा खाली वो टपोर संखी हैं। उनकी एक ये है लोगों के भी जाना घूमना। घूमना तो हम भी चलते हैं भैया। अल्टीमेट गोल तो आरजेडी का है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना हमेशा से रहा है, महत्वाकांक्षा भी होती है। नीतीश कुमार फिर हंसी पे जाएंगे फिर तो, और उसमें भी 8 लाख। आप 5 लाख पर हमसे इनकम टैक्स लेते हैं और 8 लाख पर वहाँ छूट देते हैं। यही तो है दोहरी नीति। संजय सिंह और मुन्ना शुक्ला में क्या कंपेयर करिएगा? अच्छा, एक बात, एक बीती हुई बात हो गई और एक बीती हुई बात होने वाले हैं। ये भी टपोर संखी है, इनसे भी कुछ होने को नहीं है। लालगंज के लोगों को खाली टर्म लेकर आ रहे टपोर संखी, एकदम टपोर संखी है, टपोर संखी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार में गठबंधन की सरकार बन चुकी है, महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने फिर एक बार साथ आने का फैसला किया है। ये बात खैर अब पुरानी हो गई, शपथ को 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और नई बात यह है कि उसके बाद भाजपा नेताओं के कई सारे बयान आ रहे हैं। कई लोग इस काफ़ी गुस्से में हैं, कई लोग इससे विश्वासघात कह रहे हैं। राजद के अपने तर्क हैं, भाजपा के अपने तर्क हैं। इस बीच लालगंज से संजय सिंह विधायक हैं भाजपा के, उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अभी कल राजद नेताओं ने लालगंज में इस पर जश्न भी मनाया है सरकार बनने पर, लेकिन जो वो बयान है, खासकर जो विधायक होने के नाते जो उनका एक बयान आया है, उसको लोग काफ़ी उस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं और उस पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया श्री गणेश राय जी हैं और वो इस मुद्दे पर थोड़ा बात करना चाहते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि राज्य के जो महागठबंधन की सरकार बनी है उस पर आगे जो मुखिया हैं, जो राजद के कार्यकर्ता है, वो क्या सोचते हैं और खासकर संजय सिंह के बयान पर इनका क्या कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। आपको भी धन्यवाद। हाँ, तो पहला सवाल यही है कि संजय सिंह पर आने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि महागठबंधन की सरकार आपको बन गई है, आप लोग राजद के कार्यकर्ता भी हैं, कितनी उम्मीद है सरकार से इस बार? सरकार 100% अपनी मिशन पे सफल होगी। सरकार की जो अपनी एजेंडा है उस पर काम करेगी और जो अभी मिला है एक अनुभवी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक युवा शक्ति का भी सम्मिश्रण है। दोनों, एक युवा जोशीला है और एक बुजुर्गों का अनुभव का भी लाभ मिलेगा। जब भी राजद की सरकार बनती है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक जो आपको भी देखा होगा, परीक्षा में चोरी होने की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे हो गए या फिर जो भी ऐसा या ये प्रोपेगेंडा उठाया जाता है या फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है, उसको अगर फिर से होता है तो उसको क्या कहेंगे? मतलब अपराध अगर बढ़ता है या फिर सरकार पे आरोप लगता है कि अपराध बढ़ा, तो कार्यकर्ता तो होने के नाते आप क्या कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर सच? ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्तर से आपराधिक घटना घटित होना समाज के लिए कभी भी वह निंदनीय है और अच्छे समाज का सूचक नहीं है। और हम अपने स्तर से किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना के पक्षधर नहीं है और आपराधिक घटना जो भी हो उस पर सरकार त्वरित एक्शन लेगी और उचित कार्रवाई जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। ऐसा करना चाहिए, सरकार को सख्त होना चाहिए आपराधिक घटनाओं। पिछली बार की सरकार नहीं रही है सख्त, क्या कहना है आपका? पिछली बार की सरकारों में जहाँ तक सवाल है, गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, पहले मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा क्राइम रेट था, जो पहले का और अभी का क्राइम रेट का आंकड़ा निकाल लिया जाए और उसके बाद इस पर चर्चा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं कि अभी ज़्यादा है, पहले कम था। पहले 8.3% था, अभी 28.6 है शायद क्राइम रेट। और उसको थोड़ा हमको फिर पूरा सीरियस अब देख लिया जाए, आंकड़ा देख लिया जाए, आंकड़ा देख लिया जाए उसके बाद इस पर, चूंकि क्राइम 8.3 ज़्यादा था कि 28.6 ज़्यादा है। अच्छा, चलिए वापस क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं। ये तो खैर बड़े नेता लोग जानेंगे जो सदन में कर रहे हैं। संजय सिंह के बयान पर काफ़ी किरकिरी हो रही है, आपने भी काफ़ी मुखर रूप से उसका विरोध किया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आप एक बात बताइए कि एक जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक है, जिनकी विकास की बात करनी चाहिए, जिनके द्वारा सदन में हमारी समस्या उठा करके उसकी समाधान कराना चाहिए, वो कुछ कराए तो नहीं। 2 वर्षों में आप भी हमारे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक उनका विकास कार्य गिना दीजिए। मैं आज अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक उनके द्वारा किया हुआ कोई कार्य दिखा दीजिए जिसमें लगता हो कि लालगंज का विकास हुआ हो। उनके द्वारा केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, दिशा मोड़ने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा बयान दिया जाता है, वो अच्छी राजनीति की सूचक है। जैसे विधायक के बारे में कहा था कि काफ़ी मिलनसार है, लोगों के जो फंक्शन वगैरह होते हैं बड़ी जल्दी आसानी से पहुंच जाते हैं, इसको प्लस पॉइंट नहीं मानिएगा? अच्छा, मिलना जुलना हमारा कर्तव्य है, मिलना जुलना हमारी विकास की तुलना नहीं हो सकती है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम भी पंचायत के मुखिया, लालगंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं।
हमें अगर सूचना मिल जाती है तो मैं पहुंच जाता हूं कि कहीं कोई तरह का अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कहीं भी सड़क जाम हो, कहीं कुछ हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, हम वहां पर सबसे पहले रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं विकास कार्य नहीं करूँ? एक भी काम नहीं होगा? आप तो सीधे मतलब एक भी काम नहीं हुआ लालगंज में? एक भी कार्य आप बता दीजिए तो माननीय विधायक जी एक काम बता दे जो उनकी उपलब्धि हो। बांध का निर्माण बार बार बांध का निर्माण बड़ी जोर शोर से कहते हैं जी जी, बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रबंधन का वो रूटीन वर्क है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विगत 20 वर्षों से जब उठाइएगा तब प्रत्येक साल बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रबंधन का जो अपने लालेगंज में कर्यालय है कार्यपालक अभियंता का, वहां से जाके डाटा उठा लीजिए। वह प्रत्येक साल रूटीन वर्क है। फंड पास कराने में क्रेडिट गिनाते हैं कि हमने फंड पास कराया। बस 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 यही कहेंगे जो उनकी उपलब्धि है ही नहीं कि मेरे द्वारा दिया गया। अब 15 वर्ष पहले मैंने 25 वर्षों से हो रहा है, लगभग 25 वर्षों से मैं अपने जब से ख्यालात है मैं देख रहा हूँ। मैं इस पंचायत का वासी और यहाँ पर बाढ़ और जल निस्सरण प्रबंधन का सबसे ज़्यादा काम होता है और यह रूटीन वर्क है उस डिपार्टमेंट का, और उसको मैं अपने क्रेडिट गिना लूँ तो यह तो कोई नहीं हुआ। यह तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना है। संजय सिंह साहब व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिल चुके हैं, एक नेता के तौर पर भी मिले हैं, ऐसे भी मिले होंगे। पार्टी लाइन से हट के बात, क्योंकि आप आरजेडी से हैं, वो बीजेपी पीछे हैं, पार्टी लाइन से हट के बात करेंगे तो क्या लगता है उनकी जो काम करने का तरीका है, जो क्योंकि पहला टाइम है उनका, 2 साल हो गए हैं, आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम करने के? देखिए, क्रियाकलाप जो हमारे विकास कार्य के लिए हम लोग सुनते हैं, जनप्रतिनिधि का यदि हम जनप्रतिनिधि है और विधानसभा में जाते हैं, आप विधायिका है और आप वहाँ मुखर होकर के हमारे कार्य को करने के लिए गए हैं। आप हमारे यहाँ का कुछ लालगंज बनजल का ज्वलंत मुद्दा है, क्या हुआ भाई? लालगंज शहरी का देख लीजिए जो स्थिति है, जल निकासी का क्या हुआ? आप सबसे बड़ा शमशान घाट जो बसंता जहानाबाद घाट की तरफ आप हम सभी लोग आते हैं, जो तिरहुत तटबंध से 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर का जो 5 किलोमीटर मैक्सिमम जो 4 किलोमीटर जो मेजर एरिया है, जिसमें लोग शमशान के लिए जब अपनी पार्थिव शरीर को लेकर के जब दाह संस्कार के लिए आते हैं और जो बांध पर जब गिरते हैं तो क्या लगता है यदि उनको यही उपलब्धि गिनाना था तो शायद वो बनवा देते। रोड तो करीब 10 साल से हमेशा से खराब ही है, बना कब? वो तो बता रहे हैं कि वो तो बना देते 15 वर्षों से, चाहे वहाँ पर हमारे यहाँ पहले बना था। देखिए, हम लोग को याद है 1990 से 95 में केदार प्रसाद गुप्ता हमारे लालगंज के विधायक थे। तिरहुत तटबंध की पूरी सोलिंग और 2000 के पूर्व 95 के बाद 96-97 में उसकी पिचिंग हुआ था, जो यही पीर के विधायक थे, जो माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी थे, माननीय जोगेंद्र प्रसाद साहू थे। बाकी उसके बाद जब मुन्ना शुक्ला जी आए, विजय कुमार शुक्ला जी, उन्होंने भी नहीं करा पाए। श्रीमती अनु शुक्ला जी आए, वो भी नहीं करा पाए। और संजय बाबू जो हमारे माननीय विधायक आए हैं, ये क्या करा पा रहे हैं? ये तो केवल ढोल नगाड़ा पर डांस करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है भैया। बीजेपी पे करारा प्रहार कर रहे हैं आप, सीधे आप देख सकते हैं ना, इनको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन नगाड़ा पे डांस अच्छा करते हैं, विकास की काम नहीं करते हैं। सवाल तो अगला यही था कि लालगंज के विधायक के कार्यकाल पे क्या टिप्पणी करेंगे? आप तो उस समय से टिप्पणियां कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ना, ढोल नगाड़ा पे डांस, इसके अलावा दूसरा कुछ कार्य नहीं। अच्छे डांस कर रहे हैं, वो वायरल क्या काम होने चाहिए? विचार का मतलब 5 काम बताइए आप, 5 लालगंज ग्रामीण क्षेत्र में, शहर की बात नहीं कर। देखिए, हमारा लालगंज का सबसे ज्वलंत मुद्दा वर्षों से है लालगंज मंडल अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, जो रेफरल अस्पताल की सुदृढ़ीकरण हो पूरे माने आपको प्रखंड क्षेत्र में। लालगंज भगवानपुर प्रखंड मिला करके लगता है कि 10-11 पीएससी केंद्र भी है, माने सब पीएससी केंद्र, पीएससी का सब सेंटर है। इसका सुदृढ़ीकरण हो, डॉक्टर का परमानेंट व्यवस्था हो, उसकी नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था हो। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में आइए, बहुत सारे पंचायत में +2 स्कूल की दर्जा मिल गए, वहाँ कमरा ही नहीं है भैया। उसके लिए तो आप आवाज़ उठाइए सदन में। यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तभी जाकर हमारा एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। जी स्कूल के बारे में मेरे पास परसों एक आदमी आया, बोला था कि बच्चियां खड़े होकर क्लास करती हैं स्कूल में। जी हाई स्कूल में। तो ये क्या आप विधायक के अंदर आता है कि शिक्षा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो उच्च विद्यालय शिक्षा समिति जो होती है, उसके अध्यक्ष उसके विकास कोष खर्च करने के लिए माननीय विधायक होते हैं। जिस क्षेत्र में माने स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ के विधायक ही उसके अध्यक्ष होते हैं। आप इतना बता सकते हैं कि हमारे लालगंज में जीए हाई स्कूल से बहुत बड़े IAS IPS बहुत ही राजनीतिज्ञ और हम क्या बोले, देश के लिए एक अच्छे सेवा करने वाले निकले होंगे और एक आंदोलनकारी होंगे। और अब मैं जीए हाई स्कूल का प्रोजेक्ट हूँ और उस समय भी जो पढ़ाई थी, जीए हाई स्कूल की जो व्यवस्था थी, वह बहुत उच्च स्तर की व्यवस्था थी। आज ऐसा हो गया कि 2 सीटिंग में हमारा वहाँ का विद्यालय सीटिंग चलता है, कुछ बच्ची के लिए एक सीटिंग बच्चों के लिए। और क्या इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं माननीय विधायक जी? क्या इस पर कभी सोचे? 2 वर्षों में क्या हुआ, विकास निधि के खर्च कर पाए?
माननीय विधायक जी इसके लिए सोचिए। आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं फिर वो? आप बता तो ढोल रहे लगाने के हैं, क्योंकि ढोल लगाने के अलावा खाली वो टप्पर संखी हैं, उनकी एक ये है लोगों के भी जाना घूमना। अरे घूमना तो हम भी चलते हैं भैया, बाकी उसके साथ साथ विकास की भी जिम्मेवारी हमारी ही है। जनप्रतिनिधि मुझे बनाया है लोगों ने। कभी आपने बात की है विकास के मुद्दे पर, जैसे कि आपको अपने पंचायत में कुछ चाहिए हो, कुछ राज्य के लिए सरकार से कहना जी, हो? जब भी मुलाकात हुई तो मैंने कोई ना कोई एक कार्य के लिए मांग तो रख दिया हूँ, कितने पर पूरे हुए? आज तक एक भी नहीं भैया, न हुआ है न होगा। महत्वपूर्ण मांग बताइए, जैसे क्या आपने रखा होगा? जैसे हमने अभी चल रहा था, मेरे यहाँ एक 10+2 स्कूल है, मेरे यहाँ शिक्षा की अभाव है। मैं एक बार उनसे कहा कि मुझे विद्यालय भवन में मात्र 2 कमरा में चलता है। मैंने आपको 2023 तक में अगर सरकारी सुविधा हमें नहीं मुहैया हुई तो मैं जन सहयोग से भी उसको बनाऊंगा, मेरा यह सोच है। पर विद्यालय के लिए शिक्षक मात्र 2 है, +2 के लिए। वहाँ 4 शिक्षक के लिए मैंने कहा कि आप थोड़ा हमको 4 शिक्षक मुहैया करा दीजिए, नहीं हो पाया। मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ और मैं कराऊंगा। मतलब बिल्कुल ना खुश हैं आप देखिए हम ही नहीं, पार्टी की वजह से कि नहीं विधायक देखिए, के काम की पार्टी की वजह से नहीं, आप कार्य होता चाहिए ना, कार्य के लिए बड़ाई होता है। लालगंज, आप लालगंज विधानसभा क्षेत्र का भी 51 लालगंज हुआ करता था, अब तो 124 शायद लालगंज है। 151 लालगंज में, मैंने 51 लालगंज में पहले कभी अरुण कुमार सिंह विधायक जी का नाम तो बड़ा जोरों से चलता है। वो किस पार्टी के थे मैं तो नहीं जानता हूँ, कभी मिला भी नहीं। हम लोग के जन्म के पहले शायद वो विधायक हुए हैं, और उनके द्वारा लालगंज में रेफरल अस्पताल, PhD, कार्यपालक अभियंता, FDL, सब थर्मल पावर स्टेशन, सभी लोग नाम लेते हैं। पानी टंकी, PhD का सब डिविजनल कार्यालय तक दिए। तो जो कृति होता है, हम आदमी आते जाते रहेगा, आलोचना होगी पर कृति कभी नहीं जाएगा, वह यही रह जाएगा। और कृति बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी उपलब्धि होती है। नीतीश कुमार पर ज़्यादा प्रखर रूप से हमलावर हुए हैं अपने फेसबुक लाइव में भी और वहाँ पे भी बयान देने में। एक राजद कार्यकर्ता होने के नाते अब नीतीश कुमार को कितना डिफेंड कर पाएंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार जहाँ तक एक विकास पुरुष है और वो हमेशा रहे हैं, और मुझे भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने ही पसंदता जहानाबाद पंचायत में भी आए थे बांध के निरीक्षण में, और बाद बांध की तिरहुत तटबंध के निरीक्षण में आए, और उस दरमियान हमें कुछ देर मौका मिला बात करने का, और हम अपने क्षेत्र की समस्या रखे। तो जल संसाधन विभाग के सचिव को बांध की पिचिंग के लिए एट ए टाइम कहे कि सचिव महोदय इसको करवाइए, और जैसे हो अगर होता है तो मेरे यहाँ प्रस्ताव लाइए, और ज़्यादा हो तो मेरे यहाँ की जरूरत हो तो मेरे कैबिनेट से करवाइए, पर करवाइए जी। डायरेक्ट CM महोदय ने कहे, चीफ मिनिस्टर, हमको लगा। और एक छोटा सा माने एक धरती माने एक पंचायत स्तर के एक मुखिया की बात को सुन करके और एक सचिव महोदय को आदेश कर रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करते हैं? विकास पुरुष तो है जो एक आदेश कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद ये कह रहे हैं, सरकार बनने से नहीं, पहले सरकार के पहले के पूर्व भी मुझे अगर लिया गया है तो मैंने बताया, सरकार तो नहीं थी, उस समय सरकार तो नहीं थी। पर जो सही है, अगर मैं आज के दिन ही नहीं पूर्व में भी अगर माननीय चीफ मिनिस्टर, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमारी बातों को सुने और हमसे मौका मिला और उन्होंने हमारे सामने आदेश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो सकती है? उससे तो विकास पुरुष ही है। चलिए मान लेते हैं। महागठबंधन की बात जब भी आती है, एक राजद कार्यकर्ता होने के नाते 2-3 सवाल हम इधर थोड़ा उस पर भी जाएंगे कि अल्टीमेट गोल तो RJD का है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, हमेशा से रहा है, महत्वाकांक्षा भी होती है। नीतीश कुमार फिर हंसी पे जाएंगे फिर तो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरा हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम लोग भी 2024 में संभवतः हमारे जो महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर के रूप में होंगे, समन्वयक के रूप में, संयोजक के रूप में होंगे, और भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार हमारे भारत के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे, और हो सकता है कि हम लोग उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024 का, और 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा वही होंगे, नीतीश कुमार जी होंगे। बहुत सारे दावेदार हैं, ममता बनर्जी घर से कह रही हैं। ऐसा होते रहा है, बहुत सारे दावेदार हुए थे। 1997 में IK गुजराल भी तो हो गए थे, उनका नाम क्या सुने थे? 1996 में लगता है HD देवगौड़ा भी हो गए थे, कोई नाम सुना था? नहीं। और ऐसे ऐसे जब आता है। बाकी नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के और बेदाग चेहरा है। अटल की सरकार से ही, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इन्होंने एक रेल हादसा पर रेल मंत्रालय से भी इस्तीफा दिए थे, जो सर्वविदित है। तो एक स्वच्छ छवि के तो है। आज तक कोई रेड आज तक देखिए, अब हो सकता है अभी यदि महागठबंधन में आए हैं तो ED और CBI की छापा पड़ सकता है, क्योंकि ED और CBI क्या है? वो तो बीजेपी का तोता है, आएगा और जाएगा।
जहां पाएगा वहां छापा तेजस्वी मारेगा। यादव ने आज ही बयान दिया है कि हाँ सबको भेज दो, ऑफिस खोल दो मेरे यहाँ। बिल्कुल, हम तभी न्योता देते हैं, बिहार में न्योता देते हैं कि आपको कोई काम नहीं मिले अगर विरोधी को नेस्तनाबूद करना है। जैसे जेपी नड्डा ने कहे थे कि सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करेंगे, तो इससे क्या प्रतीत होता है? हालांकि बयान लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। अरे जेपी अब नड्डा बताइए तो, जेपी नड्डा साहब एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान की क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे, यानी लोकतंत्र पर जो है ना, वह चाहते हैं कि मुखे चक कानून जो नेपाल वाली सरकार थी पहले राजतंत्र, वही लाना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जहां से अभी बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, यह प्रजातंत्र की जननी है और तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है और ऋषि मुनियों की धरती रही है। दुनिया को प्रजातंत्र सिखाने वाला धरती पुकार रहा है कि जेपी नड्डा जी 2024 में आपकी खत्मा हो जाएगी और सभी क्षेत्रीय पार्टी मिलकर के भारत में एक स्वच्छ सरकार देगी और वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देगी। शराबबंदी पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, शराबबंदी अच्छी चीज़ है, मैं शराबबंदी के पक्षधर हूँ। राजनेता ही कहते थे कि नहीं खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं शराबबंदी के पक्षधर हूँ। समाज में नशा मुक्त समाज बने और एक स्वस्थ समाज बने, मैं उसके पक्षधर हूँ। तो मतलब इसके पहले आपका स्टैंड आरजेडी से अलग था? बिल्कुल, मेरा स्टैंड जो आरजेडी का नहीं, आरजेडी कभी भी अगर शराबबंदी के फेवर में आरजेडी होती तो शायद आपको पता होना चाहिए कि 2016 में जिस समय यह निर्णय ली गई थी, उस समय हमारे तेजस्वी बाबू डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी, हमारे महागठबंधन की सरकार थी, वो तो चोर गली से बीजेपी झुका था 17 में। 16 में जब आई थी तो उस समय तो शराबबंदी हुआ था, तो अगर हम फेवर में नहीं होते तो शराबबंदी कहाँ से लागू होता? हमारा आरजेडी का स्पष्ट एजेंडा था। आज देखिए, लोग कहता है ना, आरजेडी कभी भी अपराधी का और नाशे वाले को इस संरक्षण नहीं दिया है, न देगा। ये शुरू से रहा है और युवा शक्ति के रूप में अभी हमारे आए हैं, यह होनहार हैं, कभी भविष्य इनकी है, इसलिए कभी भी गलत को तरजीह न देंगे, न देते हैं। जातिगत जनगणना पे क्या कहना है? जातिगत जनगणना यही तो बहुत बड़ी चीज है प्रकाश बाबू। सरकार उसी की वजह से अरे टूट गई। 14 वाले को 10 और अब 86 वाले को 39, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। आपका कट ऑफ मार्क्स जो होता है वह 75-80 ला करके आपके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। अब हो सकता है कि 10% वाले जो है वो 52 ला करके वो हो सकता है कि उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाए। यही तो है, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है कि लोगों को लगे कि किन की क्या संख्या है, उसके आधार पर उसका आरक्षण मिले। मैं ये भी मांग करता हूँ। ये तो आरजेडी कर रही है, जदयू का भी वही स्टैंड। हाँ, बीजेपी बाइकआउट कर गई थी। अरे उसीलिए बैकाट कर गए ना कि आप देख ना रहे हैं 10% और उसमें भी 8 लाख। आप 5 लाख पर हमसे इनकम टैक्स लेते हैं और 8 लाख पर वहाँ छूट देते हैं। यही तो है दोहरी नीति, यही तो बीजेपी है। और आपकी हमारी, इन्होंने 2 चीज़ कहा था पहले जब आए थे, नौजवानों को प्रलोभन दिए थे 15 लाख पर व्यक्ति और 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार, और इस यही में 15 लाख वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार तो माना जाएगा ना। आप 2 करोड़ रोजगार बताइए भैया, 2 लाख रोजगार तो बताइए साल में देते हो, आपने तो यही किए हैं। रोजगार पे तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख के लिए। अरे 10 लाख के लिए कहे हैं तो आप, हम डिप्टी सीएम है, आज भी कहा हूं कि मैं रोजगार सृजन करूंगा और रोजगार के लिए काम करूंगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, और वह भी सरकारी जॉब की बात की है। ऐसा नहीं है रोजगार का मतलब पकौड़ा तलने की बात तो मैंने नहीं किया हूं। मेरे यहाँ जो भी है सरकारी नौकरी की बात की है। जो नौकरी खत्म हो जाएगा, भारत के रेल गेल बेल सारी कंपनियां बिक जाएगी, तो हमें बचेगा क्या? जो नवरत्न है सब बिक रहा है, इतना तक कि कई एयरपोर्ट बिक गई। भारत का जो हम लोग का इंडियन एयरलाइंस था वह बिक रहा है। सिलेंडर 1100 रुपये। और आप देखिए तो कि अपने यहाँ आटा, जो लोगों को प्रतिदिन का भोजन आहार है, आटा 40 रुपये केजी है, सिलेंडर 1100 रुपये है। जबकि पहले 800 रुपया में मिलता था तो उसमें सब्सिडी 450 आता था। जब 400-450 मिलता था तो हाय तोबा होता था। देखिए पेट्रोल का क्या हाल है, 60 रुपये था, इनके शासन में कैसे है 100 पार है, डीजल 100 पार है। यही तो है। तो इतने सारी समस्या आपने बता दी। चलिए वापस घूम पे संजय सिंह की बातें हैं, वापस लालगंज के क्षेत्र में। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अजय मुखिया आपके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से शुरुआत किए थे? देखिए, हम लोग तो एक गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबों के बीच में एक साधारण गरीब किसान परिवार में जन्म लिया हूँ। और आज तो लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। छात्र जीवन में भी जब हम लोग चलते थे तो देखते थे कि हमारे पास एक चप्पल नहीं हुआ करती थी, एक कपड़ा नहीं हुआ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रत्येक युवा को कम से कम शिक्षा मिले। अगर आज शिक्षा का दिन है कि हक अधिकार के साथ मैं यहाँ आज आपके साथ बैठ कर इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक गरीब का बेटा अगर आज यहाँ तक पहुँच रहा है तो यह दिन लालू जी का है, यह दिन महात्मा गांधी का है, यह दिन
हमारे राजीव गांधी जी का है, यह दिन लालू प्रसाद यादव जी को लोग कोचता है, संकोचता है, जंगल राज कहता है। इसलिए जंगल राज कहता है कि वो गरीबों का आवाज बने, वह सांप्रदायिक शक्ति के सामने कभी भी झुके नहीं। लालू प्रसाद यादव इकलौता भारत में है जो सांप्रदायिक शक्ति से नहीं झुके। अगर उससे मिल लेते, अगर कमल साहब उनसे नहा लेते तो सब धुल जाता। वह गंगा है, उसमें जो जेल में नहीं होते, सजा नहीं होती। आप तो एक बात बताइए ना, एक ही केस, एक ही धारा, एक ही पद, जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव। तो जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल होता है, लालू जी को जेल होता है, सजा होती है। यही है द्वंद्व, यही है सोच, यही है लालू जी का जंगल राज कि हमें आवाज दिए। आज आपके साथ बैठ करके हम इंटरव्यू दे रहे हैं और आप आके इंटरव्यू ले रहे हैं, यह लालू जी का देन है। इस एरिया में संभव नहीं था पहले, कभी भी कहीं भी संभव नहीं था। पूरे आपको बता रहे हैं, पूरे बिहार में कभी कभी हम लोगों को ध्यान में आता है कि जब कभी कभी इतिहास पढ़ते हैं तो लोगों को लोग बैठने नहीं देता था, एक समकक्ष नहीं होने देता था। आज एक छोटा सा भी बच्चा हक अधिकार के लिए लड़ जाता है, आंदोलित हो जाता है, अपना अधिकार के लिए जहाँ चाहता है जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। यह दिन लालू जी का है, उन्होंने आवाज़ को दिया। तो जो आवाज़ देगा वह जंगल राज हो जाएगा, और जो दब के रहेगा वह क्या होगा बताइए। तो ये दबाने वाले लोग थे, हम आवाज़ निकालने वाले, आवाज़ बोलने वाले लोग थे, इसलिए सब हुआ। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं आप। मुखिया के जो भी गुट है, जो भी आपका समूह है, उसमें विधायक संजय सिंह की छवि क्या है? सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बोल चुके बहुत। हमारे लालगंज प्रखंड में जो भी मुखिया जी लोग हैं, माननीय मुखिया जी लोग हैं, सभी लोगों से आप मिल लीजिए, और सभी लोग एक ही, जो हम बोल रहे हैं वही बोलेंगे। जो हम बोल रहे हैं, चूंकि कहीं कुछ दिखे तब तो बोलेगा। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सभी लोगों का एक ही है, बायसनेस होता है कि गणेश राय अगर कुछ डिमांड करते हैं तो पूरा ना करेंगे, कोई और डिमांड करता है उसको दे देंगे। ऐसा भी हो रहा है क्या? गणेश राय का पर्सनल कोई डिमांड नहीं होता। अगर डिमांड होता तो समूह के लिए होता, नहीं पूरे प्रखंड के लिए होता है, पूरे क्षेत्र के लिए होता है, पर्सनल नहीं होता है। पर्सनल मैं अगर बात करता हूँ तो अपने पंचायत के लिए खाली एक +2 विद्यालय की बात किया, बाद बाकी जो भी बात हुई मैं अपने प्रखंड क्षेत्र के लिए बात किया कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। अगर लालगंज समृद्ध होगा तब ना हम समृद्ध होंगे। केवल एक बसंता जहानाबाद हो जाने से क्या लालगंज हो जाएगा क्या? इसलिए मुझे पूरे लालगंज को समृद्ध होना है, पूरे लालगंज को बनना है। कितने नंबर देंगे संजय सिंह को? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बयान आया है, अटपटा तो है, हर जगह लोग भी कह रहे हैं, आप एक झटके में सरकार वही काम जब भाजपा करती है तो सब ठीक था, अब जब फिर से वापस मिल गए तो सब खराब हो गया। ये जो बयान दिया है कि लाठी बजावन तेल पियावन, चाहे जो शराबबंदी को लेके, संजय सिंह की जो इमेज है मुखिया लोगों में, इस बयान के बाद, खासकर इस बयान के बाद, आप 4-5 कल हम लोग मिले, बाकी मुखिया उनका भी यही समान प्रतिक्रिया है कि कुछ अलग भी है? देखिए सीधी सी बात है, हर लोग की सोच अलग अलग होती है, पर जो उन्होंने बयान दिया, मुखिया में बीजेपी वाले भी होंगे, नहीं बता रहे, जो लोगों का बयान दिए इससे सब लोग जो है ना अपने आप में ओझी राजनीति की सूचक उनको बोल रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोगों से बात हुआ, ऐसा कहीं से कोई सूचना है क्या? अब 2 दिन सरकार की हो गई, कहीं कुछ सुने हैं क्या? क्योंकि हम लोगों का अपील है लोगों से, आप पहले वाली बात नहीं है। हमारी आज की जो सरकार है वह तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश कुमार जी बने हमारे राज्य के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में A to Z की सरकार है। हमारे यहाँ A to Z चाहिए, हमें ना कि केवल एक वर्ग चाहिए, हम सभी वर्ग के साथ चलेंगे, सबों का विकास। क्या भूमिहार जाति में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? उसकी विकास नहीं होनी चाहिए? उसको क्या सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जो सामूहिकता पे बात हो, क्योंकि हमारी एक एक बात जो है A to Z पर होगी, और हमारा मिशन होगा जातीय जनगणना के बाद भी, क्योंकि उसमें भी जो दबे कुचले गरीब है उनका उत्थान हो, उनका भी विकास, सुविधाएं जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचे। सबसे बड़ी सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बहुत सारी स्कीम देती है, जो जरूरतमंदों के बीच नहीं जाता है। इसके हम पक्षधर हैं कि जरूरतमंदों के बीच जो भी सुविधा सरकार देती है, जो भी स्कीम देती है, जरूरतमंदों को मिले। आरजेडी ग्रुप 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहा है लालगंज में? देखिए हमारा स्पष्ट है कि लालगंज में हम हर गांव में चलेंगे, हम लोगों को सरकारी योजनाओं की लाभ दिलाएंगे, और जो कुछ भी है, जो भी सरकार का स्कीम है, इसका प्रचार भी करेंगे। चुनाव की तैयारी का और बता रहे हैं ना, और हम लोगों से मिल करके जागरूकता करके हम अपनी संगठनात्मक क्षमता को भी मजबूत करेंगे, और हम लोगों के बीच में एक इस तरह का हो कि आगे हम लोगों का भविष्य है, हम लोग लड़ेंगे। चूंकि लालगंज में संजय सिंह के समानांतर कोई प्रतिनिधि उतारने का सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? अच्छा एक बात बताइए, जनतंत्र में कोई किसी से बड़ा होता है क्या? जनता बड़ा होता है। जनता की न्यायालय में, तो घुमा दिए, जनता की न्यायालय
मंत्रालय में जो मिलता है, इससे बड़ा कुछ है क्या? प्रतिनिधि तो कोई होगा ना कि हाँ। देखिए वह तो प्रतिनिधि तो समय आएगा तो बताएगा। चुनाव में बाकी तो हमारा आरजेडी का दबदबा रहा है। देखिए, हम आरजेडी की दबदबा कैसे कह रहे हैं? हमारी मुखिया के चुनाव ही नहीं, पूरे बिहार में जो अभी स्थानीय निकाय की चुनाव हुई है, स्थानीय निकाय में आइए, अगर जो जनप्रतिनिधि गरीब तबका का दबदबा रहा है, और गरीब तबका और उसका कोई भी गरीबों का आवाज उठाने वाला ही यहाँ का इसलिए प्रतिनिधित्व पूछ रहे हैं कि अगर संजय सिंह के सामने कोई प्रतिनिधि उतारना हो आरजेडी को, हालांकि सीट हो सकता है फिर से जदयू को जाए क्योंकि अब गठबंधन में आ गए हैं, तो अगर जदयू से भी सीट होता है कि तो क्या करेंगे? आरजेडी से आप लोगों के गुट से कोई प्रतिनिधि उतर सकता है? पहले आप उतर सकते हैं। पहले 24 की लोकसभा फरिया लेंगे ना, हम 24 की लोकसभा में इनको पस्त करेंगे और उसके बाद 25 में विधानसभा आएगा, उसके बाद सोचेंगे। 24 लोकसभा हमारी ध्यान अब कहीं कुछ नहीं है। अगर देश को बचाना है तो भारत से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना होगा। नहीं हटेंगे तो आप बताइए, अभी जो अग्निवीर आया है, अग्निवीर को क्या समझते हैं महाराज? आप 4 साल के लिए किसी नौजवान को हथियार की ट्रेनिंग दे दीजिए और उसके बाद उससे बहुत सारा माने देश की सुरक्षा की बात बता दीजिए और 4 साल में उसको निकाल दीजिए, उसमें से 25% को रख लीजिए, तो 75% नौजवान को जो यहाँ लाइएगा, ट्रेंड वो ट्रेंड माने गृह युद्ध होगा, उससे बहुत बड़ा अराजकता फैलेगी। चूंकि मैं भोगी हूँ, एक मेरे मौसेरा भाई CISF में थे, मैं एक कहानी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक CISF में थे और आप जान लीजिए, माने हमारे भारत हिंदू संस्कृति में हिंदू धर्म में 2 शादी करना अपराध है। उनकी 2 शादी का मैटर था, वो सर्विस से टर्मिनेट हो गए। टर्मिनेट होकर आने के बाद उनकी छवि जो बनी वह दबंगई की बनी, आपस में किसी की बातों पर उलझने की बनी। अंततः क्या हुआ कि आपस प्रतिद्वंदता में 2 गुटों में हत्या हो गई और इस तरह का। चूंकि हम लोग भुक्तभोगी हूँ, इसलिए स्पष्ट बताना चाहता हूँ में लोग कि जो लोग बंदूक चलाना सीख गए फिर वो ज़्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए ना, जिसको आर्म्स का पूरे ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और उसको आप देश के सेवा के लिए रख रहे हैं और उन्हें यहाँ पर ला करके फिर आप पीक कर रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे भाई? यह दिक्कत है, समस्या है, इससे अराजकता होगा और हमारे देश के लिए बहुत ही गलत नीति है। क्योंकि आप उसको रखना है यार, 11 लाख परमानेंट रखिए ना, 20 साल के लिए रखिए ना। 20 साल के लिए सेवा ली जाती है भारतीय सेना में, अब 20 साल के लिए कम से कम तो लीजिए। 20 साल के बाद एक प्रोच सोच हो जाएगी, बस स्वतः थक जाते हैं। इसके बाद भी आप ध्यान दीजिएगा, आर्मी वाले को ज़्यादा क्यों तरजीह दिया जाता है प्राइवेट दूसरे डिपार्टमेंट की नौकरी में? ताकि वह बिजी रहे, स्पष्ट रहे। खाली दिमाग शैतान का अगर वो बैठा रहेगा तो तेरे को मेरे को बने। उनकी जो एक सोच होती है या देश के प्रति होती है, मातृशक्ति प्रति होती है, उनकी तमन्ना देश के लिए निछावर होने का होता है, मरने का होता है, आर्म्स चलाने का होता है, उनमें उत्तेजना होता है देश के लिए, तिरंगा के लिए। देख के भी हथियार उठा सकते हैं जी, हो सकती है, घटना घटित हो सकती है। हाँ। संभावना है। संजय सिंह पे ही आते हैं। आपसे एक और एडिशनल सवाल पूछ रहा हूँ अलग से, जो लिख के नहीं लाया था मैं। लालगंज के अगर विधायकों की बात करें, अभी तक आपने जितने को देखा है, टॉप 5 विधायक ऊपर से बताइए, नंबर 5 देखिए हम बताते चल रहा हूँ अपने यहाँ का टॉप 5 विधायकों में। सबसे पहला नंबर मैं 1 नंबर देता हूँ अपने यहाँ दीप नारायण, पहले नंबर पे, 1 नंबर पे। सबसे बढ़िया काम मैंने ईमानदारी। अच्छा। एक शक। मैं दूसरा नंबर देता हूँ ललितेश्वर प्रसाद शाही, LP शाही जी कॉलेज है। जी ललितेश्वर प्रसाद शाही। और लालगंज की विकास कार्यों के लिए अगर नंबर 1 दिया जाए, ईमानदारी में दीपनारायण बाबू नंबर 1 अगर विकास कार्यों में दिया जाए तो डॉक्टर अरुण सिंह जी, प्रोफेसर अरुण सिंह। और 4 नंबर पर अगर हमारी 4 नंबर पर कोई बात आएगा तो हम भरत सिंह को भी देता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय बाफापुर सरवा में स्थापित कराए, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम। और अगर कोई नंबर देना हो तो आप उसके बाद अगर गरीब गुरबा की आवाज़ बुलंद करने में अगर सबसे बढ़िया अगर कोई रहा जो लालगंज में संघर्ष करके और लोगों तक जुड़ करके और अपनी समस्या को सुनते थे, करते थे, तो वह थे केदार प्रसाद गुप्ता। 5 बता दिया आपने, मतलब आपने किसी भी उसका नाम नहीं लिया जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, केदार प्रसाद गुप्ता लड़ते भी हैं पर उस समय लड़े थे 90 से 95 लड़ते हैं 90 से 95 में। वो 90 से 95 के हमारे यहाँ का MLA थे और उनमें था घर मामू भैया, इस तरह की उनकी भाषा थी। वो लोगों से इस तरह से जुड़े हुए थे। संजय सिंह और मुन्ना शुक्ला में क्या कंपेयर करिएगा? अच्छा एक बीती हुई बात हो गई और एक बीती हुई बात होने वाले हैं। एक जो है बीती हुई बात हो गए और एक बीती हुई बात होने वाले हैं आने वाले दिन। भी कार्यकाल का बात करें तो देखिए कार्यकाल उनका भी संतोषप्रद नहीं था। मैं तो उनके साथ रहा हूँ जो लालगंज की खाली अनमंजल और मंजला सत्ता में रहे और कभी कुछ नहीं करा पाए। जदयू में रहे हैं वो, फिर भी वो नहीं करा पाए। और दूसरा ये है
ये भी टपोरसंखी है, इनसे भी कुछ होने उन्हें जो नहीं है। लालगंज के लोगों को खाली टर्म लेकर आ रहे कपूरसंखी एकदम टपोरसंखी है, टपोरसंखी ला है, रहे हैं? इनसे कुछ नहीं होने वाला है। कितना नंबर देंगे 10 में से संजय सिंह को? अभी तो मैं 0 दूंगा। ऐसा कर मत कीजिए, मतलब कुछ तो करवे की आप काम तो बताइए भाई, आप भी तो लालगंज वासी है। रहे भी तो काम है जनता के बीच में रहना। अच्छा एक काम बताइए, 10 में से 0 कैसे दे सकते हैं? बस 0 है भाई, अभी 0 है। अगर 10 में 10 लेने के लिए बहुत बड़ा हीरो बनना पड़ेगा। तो 4-5 तो दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, देश में जो अराजकता की माहौल है, ठीक है, आप लालगंज में ले लीजिए। अब लालगंज में आतंकी, लाठी पिलावन, तेल पिलावन, आप सूचना दे माननीय विधायक जी, आप हमें बताएं कहाँ से सूचना, किस गांव से आपको सूचना मिली? लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 22 पंचायत है, शहर की 19 वार्ड पुराना था, नया भी हो रहा है, 26 हो रहा है। आप बताएं किस गांव से सूचना मिली? मैं वहां चलता हूं, वहां मैं आपके साथ चलता हूं, कहाँ लाठी है और कहाँ तेल है मैं देखना चाहता हूं, तब तो मानूं कि आपका कुछ बातों में दम है। आप किसी को आतंकी कह दीजिए, कोई अगर आपके साथ है तो स्वच्छ है, अगर थोड़ा सा अगर टर्न लिया तो वो आतंकी है, आतंकी को पनाह दे रहे थे। यही सांप्रदायिक भावना है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता में यही अंतर है। नीतीश कुमार की सोच धर्मनिरपेक्षता की है और संजय बाबू जैसे लोग जो माननीय हैं, इनकी सोच सांप्रदायिकता की है। यही देश की, स्टेट की और अपने क्षेत्र की भी माहौल खराब करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे इन लोग। आरोप, अरे बिल्कुल, आप किसी को आतंकवादी कह दीजिएगा। आप एक बात बताइए, अपना लालगंज इतना शांति है। तेल पिलावन वो कहा है कि हाँ लाठी उठी तैयार कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा अब बताइए तो, अरे भाई तेल कहाँ पियाया जा रहा है, कहाँ लाठी है? भैया आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। अब कहीं अगर लाठी और तेल मिल जाए तो आप जो सजा देना है हमको दो ना, मैं तैयार हूँ। चलिए आखिरी सवाल, शाम हो गया है, लाइट कम हो रहा है। आखिरी सवाल कुछ है नहीं। अगर आपको जो कल से ही बात चल रही है संजय सिंह को ही लेके चल रही है, आपको कुछ कहना है तो सीधे कह सकते हैं, लालगंज के लिए कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे तमाम लालगंज के नौजवानों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में न पड़े। हमारे राजद कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है, चाहे जो भी महागठबंधन की कार्यकर्ता है उनसे भी आग्रह है कि अब हमारी A to Z की संस्कृति है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसा बयान नहीं आए जिससे कि हमारे किसी भी लोगों को दुर्भावना लगे, हमारी कोई बात बुरा लगे। हम सबों के लिए हैं, हम सबके लिए कार्य करेंगे और हमारी सरकार ख़ास तौर पे नौजवान, चाहे जिस जाति वर्ग का हो, अगर नौकरी होगी तो सबों की होगी, कंपटीशन से होगी और सभी लोगों के हित के लिए और लालगंज के विकास के लिए एकीकृत होकर के हम लोग आवाज़ उठाएं और हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और लालगंज कितना विकास करे इस पर हम लोग काम करें। चूँकि लालगंज विकास से 25 सालों से अछूता है, विकास तो बहुत कम है जी, विगत 25 सालों से अछूता है। चूँकि यहाँ जो कुछ भी काम अगर थोड़ा बहुत देख रहे हैं, डॉक्टर रघुवंश बाबू के कार्यकाल में कुछ हुआ था, जो डॉक्टर रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास के मंत्री UP1 में और उस आवर में, और वही विकास दिखता है, नहीं तो उसके बाद है क्या भैया? कोई नेता का बता दीजिए जो काम हो, जो विकास का हो। रघुवंश प्रसाद सिंह का तो नाम जाना जाता है, रघुवंश बाबू एकदम बिल्कुल मनरेगा मैन है वो, उनका नाम जाना जाता है, कोई संदेह नहीं है। विधायक संजय सिंह के लिए कुछ खास सलाह, निवेदन? हाँ, निवेदन इतना ही है कि भैया गलत अफवाह ना फैलाए। मैंने निवेदन और सलाह दोनों है कि आपसे निवेदन और सलाह, निवेदन भी कर लीजिए कि आपसे कि किसी भी प्रकार की गलत अफवाह ना फैलाए। आप माननीय हैं, अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो हम लोग को भी बताएं, हम लोग भी चलेंगे। अरे भैया आप ही जनप्रतिनिधि, आप ठीक है आप विधानसभा के हैं, पर हमको भी तो पंचायत के लोगों ने और लालगंज प्रखंड के मुखिया लोगों ने भी अपना अध्यक्ष बनाया है। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे माने प्रखंड क्षेत्र में शांति हो, सद्भाव हो, आपसी भाईचारा हो और हम गंगी जमुनी तरजीब के जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सब धर्म सर्व सम्मान है और सबों का सम्मान करना हम लोग का कर्तव्य है। और किसी भी प्रकार की कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको हवा न देकर के उसको शांत करने का काम करेंगे और लालगंज के लिए शांति की संदेश देने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आगे आपकी बात उन तक पहुँचे और कुछ सकारात्मक असर जाए। देखिए, आपके समय देने के लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बहुत कीमती समय मेरे साथ दिया और आप लालगंज के लिए जो कार्य कर रहे हैं और अपने जो मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, इसी तरह पहुंचाते रहे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे लालगंज मुखिया प्रखंड के अध्यक्ष और जब बसंता जहानाबाद के मुखिया गणेश राय जी। बाकी आगे भी और लोगों से मिलेंगे हम, उनके बात जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए प्रकाशवाणी।